अगर आप इस बार कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां आप हिल स्टेशन पर भी जाएंगे, पहाड़ों पर भी घूमने का मौका मिलेगा। सच बताऊं तो इस यात्रा में आपका एक इंटरनेशनल टूर भी हो जाएगा, क्योंकि आप इस टूर में नेपाल भी जाएंगे, वो भी बहुत कम खर्चे में। मात्र 30-40 रुपए में आप भारत से नेपाल पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात, समय भी कम लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ श्री माता पूर्णागिरि धाम यात्रा की, जो उत्तराखंड में होती है। कैसे जाना है, कब जाना चाहिए, जाने का सही तरीका क्या है, नेपाल कैसे घूमना है, वहाँ घूमने का क्या तरीका है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल जाएगी। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां पूर्णागिरि जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं श्री माता पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि धाम यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं मां पूर्णागिरि मंदिर प्रवेश द्वार, ठीक गेट के बाहर खड़े हैं। यात्रा करेंगे, आपको इस यात्रा का लाभ मिलेगा। वर्चुअली घर बैठे आप पूरी यात्रा कर पाएंगे। आप यहाँ आना चाहते तो कैसे आ सकते हैं, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, कहाँ रुकना चाहिए, होटल कहाँ लें, यात्रा में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। हाँ, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको पूर्णागिरि धाम यात्रा की। तो एंड तक देखिएगा वीडियो, और यहाँ की रील्स फोटो देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्णागिरि धाम यात्रा कैसे की जाए और वहां कैसे पहुंचा जाए। पूर्णागिरि टूर के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड के टनकपुर आना होगा। टनकपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णागिरि धाम का वो पॉइंट है जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो बात करते हैं कि टनकपुर कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से टनकपुर की दूरी करीब 335 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर से टनकपुर की दूरी करीब 97 किलोमीटर है, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका नहीं है क्योंकि पंतनगर एयरपोर्ट के लिए ज्यादा फ्लाइट नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, किसी दूसरे राज्य में, तो आप दिल्ली बाय फ्लाइट पहुंच जाइए और दिल्ली से टनकपुर आप बाय ट्रेन या बाय रोड बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। कैसे जाना है वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि आप ट्रेन से आ जाइए। दिल्ली से बात करूं तो 2 ट्रेन हैं जो डायरेक्ट टनकपुर तक आती हैं। उसमें से एक ट्रेन ऐसी है जो हफ्ते में 3 दिन चलती है। ट्रेन का नंबर है 05098। रात को 12:30 बजे दिल्ली से चलती है। 9 घंटे का सफर रहता है और सुबह 9:30 बजे टनकपुर को ट्रेन पहुंच जाती है। बुधवार, शुक्रवार और संडे को ये ट्रेन चलती है। तो रात के 12:30 बजे, तो जाहिर सी बात है बुधवार वाली ट्रेन मंगलवार की रात को मिलेगी, शुक्रवार वाली ट्रेन बृहस्पतिवार की रात को मिलेगी और संडे वाली ट्रेन सैटरडे नाइट को मिलेगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी ट्रेन है जो दिन में है दिल्ली से टनकपुर के लिए। ट्रेन नंबर है 12036। दिल्ली से सुबह 6:25 पर चलती है। 9 घंटे 35 मिनट का सफर रहता है और शाम को 4 बजे ये ट्रेन टनकपुर पहुंच जाती है। ट्रेन के टिकट की बात करूं तो इस ट्रेन में 190 रुपए से 625 रुपए तक के टिकट बनते हैं। चेयर कार में 625 और सेकंड सीटिंग में 190 रुपए का टिकट है। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से उत्तर प्रदेश रोडवेज बस, उत्तराखंड रोडवेज की बस आपको मिल जाएगी डायरेक्ट टनकपुर तक के लिए। कुछ प्राइवेट बस भी हैं, कुछ वोल्वो भी हैं, आप चाहे तो उससे आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज बस में किराया करीब 597 रुपए रहता है। इतना ही उत्तराखंड रोडवेज में रहने वाला है। प्राइवेट वोल्वो की बात करूं तो करीब 750 से 800 रुपए का टिकट रहता है। आप चाहे तो अपनी कार या बाइक लेकर भी आ सकते हैं, ये तरीका भी बेस्ट है। मैं सभी तरीकों को साथ में रखते हुए आपको पूरी यात्रा करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको यात्रा करनी है। आप चाहे ट्रेन से आइए, आप चाहे बस से आइए, आप चाहे अपनी कार या बाइक लेकर आ जाइए। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी घर बैठे मिल जाएगी। देखिए, आप टनकपुर तक तो आ गए, लेकिन अभी हमें टनकपुर से आगे 20 किलोमीटर और जाना है, जहाँ से पूर्णागिरि धाम की यात्रा शुरू होती है। उस पॉइंट को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर आप चाहे टनकपुर के रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे टनकपुर के बस स्टैंड पर हो, आपको भैरव मंदिर तक जाने के लिए शेयर टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें 50 से 60 रुपए चार्ज लिया जाता है एक पैसेंजर से। कभी कभी सीजन बहुत ज्यादा ऑफ हो तो 40 रुपए में भी वो आपको ड्रॉप कर देंगे। अपनी कार या बाइक है तो सबसे बढ़िया, आप उससे भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, कार लेकर जाते हैं, तो रास्ते में आपको एक बैरिकेड मिलेगा, वहां पर आपको पार्किंग शुल्क देना होगा। एक कार से 177 रुपए लिया जाता है। फिर उसके आगे आप कहीं भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं, आपसे
कोई दूसरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाइक वालों से 59 रुपए लिया जाता है। बड़ी गाड़ी है, बस, ट्रक या कोई दूसरी बड़ी गाड़ी है तो उनसे 200 रुपए चार्ज लिया जाता है। और ये पार्किंग शुल्क रहता है करीब 12 घंटे के लिए। कुछ ऐसी स्लिप मिल जाएगी आपको, ये जो स्लिप आप देख रहे हैं ये पार्किंग स्लिप है। 20 किलोमीटर का रास्ता बहुत खूबसूरत है, इसे आप दिन में कवर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं अर्ली मॉर्निंग निकल गया तो अभी थोड़ा अंधेरा है, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो उजाला हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं पहुंचने के। अब बात आती है कि रुके कहाँ। देखिए 2 ऑप्शन है रुकने के लिए, 2 जगह मैं आपको बताऊंगा जहां आप रुक सकते हैं। पहली है टनकपुर। यहाँ वैसे रुकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आप टनकपुर में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर होटल, रिजॉर्ट्स बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। किराए की बात करूँ तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, 800 रुपए में होटल मिल जाते हैं। रिजॉर्ट्स में रुकना चाहते हैं तो 2000 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। टनकपुर के मेन चौराहे पर भी कुमाऊं मंडल विकास निगम का भी एक होटल मौजूद है, चाहे तो आप वहां भी रुक सकते हैं। दूसरी जगह है भैरव मंदिर। टनकपुर से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके आप भैरव मंदिर तक पहुंचेंगे। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो यहाँ एक पार्किंग मौजूद है। पार्किंग चार्ज आप पहले ही दे चुके होंगे, तो आप यहाँ आराम से गाड़ी खड़ी करिए, कोई रोक टोक नहीं होगी। भीड़ भाड़ अगर ज्यादा होती है, भैरव मंदिर से कुछ दूरी पहले ही गाड़ियों को पार्किंग में लगा दिया जाता है, वहाँ बहुत। तो गाइस ये है पूर्णागिरि मंदिर के पास की सबसे नजदीक वाली कार पार्किंग, वहाँ लगा दी गाड़ी पार्किंग में। और एक बात बताऊं, इस पार्किंग की खासियत, गाड़ी खड़ी करो ना कोई टैक्स देना है, क्योंकि जो ऑलरेडी 177 रुपये की पर्ची कट गई है वही यहाँ पर मान्य होगी। किसी के बहकावे में ना आए। ये जो शेड पड़े हुए हैं अगर यहाँ खड़े करेंगे तो यहाँ पता है क्या करेंगे, प्रसाद के लिए आपको प्रेशराइज करेंगे और 500 1000 रुपये ऐसे फिर। अब आपकी मर्जी, आप जितने का प्रसाद लेना चाहो यहाँ ले लो, यहाँ ले सकते हो, नहीं तो 3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मंदिर के पास वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे और शुरू करते हैं श्री माता पूर्णागिरि धाम की यात्रा। अरे बोलो जय माता, मिलके बोलो जय माता। आवाज नहीं आई, जय माता की जोर से बोलो। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये भैरव मंदिर का बाजार है। बहुत सुंदर बाजार है, काफी बड़ा बाजार है। अगर आप दिन में यहाँ पहुँचते हैं तो आपको यहाँ भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा एक दिन में पूरा टूर कर सकते हैं। अगर आप शाम के वक्त यहाँ आते हैं तो फिर आप यहाँ रुक सकते हैं। रुकेंगे कहाँ वो भी मैं जानकारी आपको दूंगा। देखिए रुकने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह के इंतजाम है जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं। यहाँ आपको गद्दे, तकिए, कंबल मिल जाएगा। इसी तरह की ओपन धर्मशालाएं यहाँ पर बहुत सारी हैं जो पूरी तरह से फ्री हैं। बस आपको इनसे प्रसाद लेना पड़ेगा और आप यहाँ पर रुक सकते हैं, रात गुजार सकते हैं। इस तरह की सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर धर्मशालाएं हैं। अलग अलग शहरों के नाम से यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई है। इनमें वॉशरूम की भी सुविधा रहती है, आप यहाँ नहा भी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। पीने के पानी की भी सुविधा आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप दिन में भी आते हैं तो पिछली पूरी रात की यात्रा करने के बाद आप थके हुए होंगे, तो आप यहाँ पर फ्रेश हो जाइए, नहा लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। मैं सच बताऊं आपको, इतने यात्री यहाँ पर नहीं रहते हैं जितनी यहाँ पर धर्मशालाएं बनी हुई हैं। हालांकि अब यहाँ पर 1-2 धर्मशालाएं ऐसी भी हैं जहाँ आप पर्सनल रूम भी बुक कर सकते हैं, वो भी बहुत मिनिमम चार्जेस पर। तो ये सारी बातें होती है रुकने की। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सुबह सुबह यहाँ पहुँच जाए ना तो आप पूरा एक दिन में पूरी यात्रा कर सकते हैं। आपको रात में यहाँ रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना टनकपुर ना भैरव मंदिर। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूर्णागिरि यात्रा कैसे की जाए। पूर्णागिरि यात्रा भैरव मंदिर से ही शुरू होती है। यहाँ एक भैरव मंदिर मौजूद है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले भैरव मंदिर में दर्शन करने चाहिए, उसके बाद माँ पूर्णागिरि यात्रा करनी चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पहले पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने चाहिए, उसके बाद भैरव मंदिर में दर्शन करने चाहिए। सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। हम पहले पूर्णागिरि मंदिर जाएंगे, उसके बाद भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे। भैरव मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की यात्रा बताई जाती है पूर्णागिरि मुख्य मंदिर तक, जबकि वो 5 किलोमीटर है, जो मैंने अपने आईफोन में, अपने स्मार्ट वॉच में चेक किया था। करीब 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको करनी पड़ेगी। पूर्णागिरि यात्रा के पैदल मार्ग पर है और इस यात्रा की एक खास बात ये है कि इस पूरे ही रास्ते में पूरा बाजार बना हुआ है। जहाँ से यात्रा शुरू होती है ऊपर मुख्य मंदिर तक बाजार बना हुआ है। आप मार्केट में घूमते हुए ट्रैकिंग कर सकते हैं। बताया जाता है कि 3 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग है, लेकिन एग्जैक्टली 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर की भी कठिन चढ़ाई है। आसान नहीं कह सकते आप, क्योंकि ज़्यादातर रास्ता सीढ़ियों का, और सीढ़ियों का रास्ता थोड़ा सा कठिन ही होता है। लेकिन माता का नाम लेते हुए यात्रा करते हैं, माँ पूर्णागिरि का नाम लेते हुए यात्रा बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो चलिए चलते हैं यात्रा पे, कराते हैं आपको दर्शन। कुछ इस तरह का ना बाजार है दोनों साइड में। इधर कुछ खाने पीने के लिए इस तरह के बहुत से छोटे छोटे फूड पॉइंट बने हुए हैं।
5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बारे में बात करें तो पूरे रास्ते में आपको बहुत से ढाबे, धर्मशालाएं, शौचालय, विश्राम गृह, खान पान की दुकानें और प्रसाद की बहुत सी दुकानें मौजूद रहती हैं। लगभग पूरे 5 किलोमीटर के रास्ते में आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। सच बताऊं तो पूरी यात्रा में आपको कहीं भी कोई असुविधा नहीं होगी। आप खाते पीते आराम से इस यात्रा को कर सकते हैं। पूर्णागिरि धाम की यात्रा चल रही है, पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो मोंटी भाई का मन हुआ थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं, तो ले आए अमूल मस्ती, हमारी एनर्जी ड्रिंक। ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट दे रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा लिक्विड लेते रहना चाहिए। पूरे रास्ते में, पूरी पैदल यात्रा में मन लगता है, जगह जगह माता रानी के भजन बजते रहते हैं, लोग माता रानी के जयकारे लगाते हुए इस यात्रा को करते हैं। हालांकि खड़ी चढ़ाई है, जैसे जैसे हम यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो दोनों साइड से बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ सामने लिखा है श्री माता पूर्णागिरि मंदिर प्रवेश द्वार। इस तरह के बहुत से प्रवेश द्वार थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, और आसपास में ये जो धर्मशालाएं आप देख रहे हैं, तो आप इन सभी जगहों पर आराम करते हुए, विश्राम करते हुए यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पूर्णागिरि धाम यात्रा के मैं उस पड़ाव पर हूँ जहाँ पर 2 अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, एक तो ये रास्ता है, ये रास्ता सीढ़ी वाला है। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो सीढ़ी आपको मिलेंगी मंदिर तक, लगभग 70-80%। और एक इसके बराबर से ये रास्ता है। ये रास्ता लगभग प्लेन है, इसमें सीढ़ियाँ बहुत कम है। ये ज़्यादा इजी रास्ता है, ये थोड़ा टफ पड़ता है। और नीचे से यहाँ से हम लोग आए थे। दाईं ओर वाला रास्ता एक प्लेन रास्ता है, लेकिन इसमें भी खड़ी चढ़ाई आपको देखने के लिए मिलेगी। मेरे हिसाब से तो आप एक रास्ते से जाइए और दूसरे रास्ते से वापस आ जाइए। चॉइस आपकी है कि आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे। मैं सीढ़ी वाले रास्ते से चलता हूँ, क्योंकि इस रास्ते पर पूरा बाजार देखने के लिए मिलता है, और दूसरे रास्ते पर दुकानें, बाजार मौजूद नहीं है। हालांकि आगे जाके ये दोनों रास्ते एक ही रास्ते पर जुड़ जाते हैं। खड़ी चढ़ाई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर आराम करते हुए आप इस यात्रा को बहुत आसानी से कर लेंगे। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पूरा रास्ता सीढ़ी नुमा है। ठीक उसके पहले बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं, बहुत सी प्रसाद की दुकानें और धर्मशालाएं मौजूद हैं। आप यहाँ पर अपने शूज उतार सकते हैं। कुछ लोग तो इस पूरी यात्रा को नंगे पाँव करते हैं, लेकिन इसके आगे आप जूते चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। यही वो अंतिम पड़ाव है जहाँ पर आपको शूज उतारने होंगे। आप चाहें तो प्रसाद भी यहीं से ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सीढ़ी नुमा रास्ता शुरू हो जाएगा और फिर प्रसाद मिलना मुश्किल हो जाएगा। करीब 500 सीढ़ियों का रास्ता रहता है, और जैसे ही हम सीढ़ी नुमा रास्ते पर चढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। व्यूज भी बहुत सुंदर देखने के लिए मिलते हैं। माता रानी के जयकारों से पूरा रास्ता गूंज उठता है। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ पूर्णागिरि जरूर लिखिएगा। आप में से बहुत से लोगों ने श्री माता पूर्णागिरि धाम यात्रा जरूर की होगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप पूर्णागिरि यात्रा पर नहीं गए हैं तो इस बार इस यात्रा को जरूर करिएगा। आपका अनुभव बहुत शानदार रहेगा। प्रसाद के रूप में यहाँ पर नारियल, चुनरी, माता रानी का श्रृंगार सामान और कुछ मीठे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नारियल मुख्य मंदिर से पहले ही चढ़ा दिया जाता है। इस मंदिर की बात करूँ तो 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है माँ पूर्णागिरि मंदिर। यहाँ माता सती की नाभि आकर गिरी थी, जिस वजह से इस मंदिर को 51 शक्ति पीठों में रखा गया है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ रोजाना हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों के समय पर यहाँ पर बड़े स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है। होली और उसके बाद करीब 80 दिनों तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, जो करीब 82 दिन का मेला लगा हुआ है, और वो मार्च में होली के बाद से स्टार्ट होता है और जून तक वो मेला चलता है। तो हर साल वो मेले का आयोजन किया जाता है, तो उस टाइम भी आप आ सकते हैं। उस टाइम थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी चीज़ें, थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और नवरात्रों में तो हमेशा भीड़ रहती है। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। हाँ, मुख्य मंदिर में कैमरा चलाने की अनुमति नहीं है। यहाँ आप जगह जगह पर देख रहे होंगे कि लोगों ने चुनरी बांधी हुई है। मान्यता है कि अगर आप यहाँ चुनरी बांधते हैं तो आपकी मन इच्छा पूरी हो जाती है। मंदिर की ओर जाने वाला रास्ते से वापस नहीं आते हैं। वापसी के लिए एक अलग मार्ग बना हुआ है, जो नीचे मुख्य रास्ते से ही जुड़ जाता है। मतलब ज्यादा भीड़ होने पर भी आप आसानी से इस यात्रा को कर पाएंगे। खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए
वापस 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके नीचे भैरव मंदिर तक आते हैं। एक तरफ पूर्णागिरि मंदिर तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है तो वहीं वापस आते वक्त बहुत कम समय में बहुत जल्दी आप नीचे उतर आएंगे। वापस आते वक्त आप चाहे तो रास्ते में मौजूद ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर खाने पीने कर सकते हैं। रास्ते में बहुत से फूड पॉइंट बने हुए हैं। चलिए अब मैं आपको भैरव मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यह है भैरव मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। मैं माँ पूर्णागिरि दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। अभी भैरव बाबा मंदिर के ठीक बाहर में मौजूद हूँ। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आप भी दर्शन कर लाभ उठाइए। इन दोनों मंदिर में दर्शन के बाद भी माता पूर्णागिरि यात्रा पूरी नहीं होती है। माँ पूर्णागिरि यात्रा नेपाल जाकर पूरी होती है। नेपाल कैसे जाना है वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि आप नेपाल कैसे पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो से बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ पूर्णागिरि जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं नेपाल यात्रा की। नेपाल कैसे जाना है? आप चाहे तो नेपाल यात्रा भी सेम डे ही कर सकते हैं। माँ पूर्णागिरि यात्रा के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए नेपाल जाया जाता है और सिद्ध बाबा दर्शन के बाद ही यात्रा पूरी मानी जाती है और सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल में मौजूद है। अगर आपने पूर्णागिरि यात्रा सुबह सुबह शुरू की तो आप दोपहर बाद नेपाल यात्रा पर जा सकते हैं। टनकपुर से नेपाल मात्र 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ई रिक्शा से भी नेपाल पहुंच सकते हैं। मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जाने का। अगर आपके पास अपनी कार या बाइक है तो 60 रुपए पार्किंग फीस देनी पड़ती है। कार पार्किंग तक आप अपनी कार या बाइक लेकर जा सकते हैं जो टनकपुर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आगे कैसे जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अपनी गाड़ी या बाइक लेकर आप नेपाल में एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपके पास अपनी कार या बाइक नहीं है तो आप ई रिक्शा ले लीजिए। मात्र 10 से 20 रुपए में वो आपको कार पार्किंग तक ड्रॉप करेंगे, जहाँ तक आप अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं। उसके आगे कैसे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये है यहाँ की कार पार्किंग का। अभी हम इंडिया में ही मौजूद हैं। यहाँ आसपास में बहुत सी ई रिक्शा खड़ी रहती हैं जो आपको शारदा नदी डैम के पहले छोर पर ड्रॉप करेंगी। किराया उसमें मात्र 10 रुपए एक सवारी का लिया जाता है। सिद्ध बाबा दर्शन करने के लिए पूर्णागिरि यात्रा के बाद गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगाई। 60 रुपए पार्किंग शुल्क है और पार्किंग के ठीक सामने ही ये ई रिक्शा है। 10 रुपए सवारी लगता है और पूरी ई रिक्शा लेते हैं तो 70 रुपए में पूरी ई रिक्शा बुक हो जाती है। अब बात आती है कि डैम से आगे कैसे जाएं। मतलब टुकड़ों टुकड़ों में आपको जाना होगा। आप अपनी गाड़ी तो लेकर जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन ई रिक्शा भी यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में चलती हैं। डायरेक्ट ई रिक्शा भी नहीं चलता है। भारत और नेपाल के बीच में शारदा नदी फ्लो करती है। अब ऐसा मान सकते हैं कि शारदा नदी के इस छोर पर भारत है और शारदा नदी के दूसरे छोर पर नेपाल है। बीच में एक डैम बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। डैम से आगे कैसे जाएं? डैम से आगे जाने के 3 तरीके हैं। या तो पैदल डैम को क्रॉस करें, शारदा नदी पर डैम बना हुआ है। उसके बाद वहाँ बाइक वाले मौजूद रहते हैं जो आपसे 10-10 रुपए लेंगे एक सवारी के और आपको नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। दूसरा तरीका है कि आप डैम के इसी छोर से बाइक ले लीजिए। यहाँ से भी बाइक मिल जाएगी आपको। वो 20 रुपए एक सवारी का लेंगे और वो आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। तीसरा तरीका कि आप पूरी बाइक किराए पर ले लीजिए। 150 रुपए में आपको पूरी बाइक मिल जाएगी पेट्रोल सहित। 2 से 3 लोग बाइक पर बैठ जाते हैं। हमने तो पूरी बाइक ले ली और हम 3 लोग थे, तीनों बैठ गए। सबसे अच्छी बात है कि बाइक पर 3 लोग जा रहे हैं बिना हेलमेट, तो भी कोई रोक टोक नहीं है वहाँ पर। एक बंदे के 50 रुपए है आने जाने के। सवारी का रेट 20 रुपए चलता है। गाड़ी देते हैं तो 50 रुपए बंदा है आने जाने के। 10 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं खाली, वरना पुल मारते हैं। वहाँ सस्ती बिकती होगी। वहाँ से 10 रुपए सवारी है, यहाँ से 20 रुपए सवारी है। जैसा तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे जाइए। आप ई रिक्शा ले लीजिए सबसे बेस्ट। टनकपुर से ई रिक्शा लेकर पार्किंग तक आइए, पार्किंग से ई रिक्शा लेकर डैम तक जाइए और डैम को या तो पैदल पार कर लीजिए या फिर वहाँ से बाइक ले लीजिए। अगर पैदल पार कर लेते हैं तो आगे जाके 10 रुपए बाइक वाले को दीजिए और सिद्ध बाबा मंदिर पहुँच जाइए। कुछ लोग तो डैम से सिद्ध बाबा मंदिर तक पैदल ही चले जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने पैदल चलते हुए देखा है। जब आप नेपाल यात्रा पर होंगे तो आप अपने साथ आधार कार्ड जरूर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चेक पोस्ट देखने के लिए मिलती है जहां आधार कार्ड चेक किया जा सकता है। सच बताऊं तो हमसे किसी ने आधार कार्ड नहीं मांगा, लेकिन फिर भी आईडी प्रूफ साथ रखना जरूरी है। अब मैं आपको नेपाल घुमाता हूं। तो फ्रेंड्स नेपाल में एंट्री हो गई। हमारी बाइक खड़ी कर दी हमने उधर पार्किंग में और नेपाल में आ गए। अभी हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ का बाजार में आपको दिखा देता हूँ। ये है नेपाली मार्केट। शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं। इंडियन करेंसी यहाँ पे आराम से चल जाएगी। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये नेपाल का बाजार है।
बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ खान पान के लिए काफी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। कुछ शॉपिंग करनी है तो नेपाल आने के बाद तो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। बच्चों के लिए टॉयज खरीद सकते हैं और भी कुछ सामान आपको खरीद सकते हैं। आप यहाँ से कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। नेपाल के शानदार बाजार में घूमते हुए हम पहुंचे सिद्ध बाबा मंदिर तक। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अच्छा, मंदिर में जाने से पहले प्रसाद भी आप ले सकते हैं। 10-10 रुपए में आप मंदिर के बाहर ही प्रसाद खरीद सकते हैं। आप चाहे तो इंडिया में पार्किंग के पास भी आपको 10 रुपए में प्रसाद मिल जाएगा। मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत प्राचीन है। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। ये नज़ारे हैं नेपाल के प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर के। मान्यता है कि पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन करने के बाद भैरव बाबा दर्शन करने चाहिए और उसके बाद नेपाल के सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आधी भीड़ भारत वालों की है तो आधी भीड़ नेपाल वालों की भी है। नेपाल में भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। चलिए मंदिर के दूसरे छोर पर चलते हैं और आपको वहाँ के नज़ारे में दिखाता हूँ। मंदिर के दूसरे छोर पर जब मैं पहुंचा तो सामने एक रोड है और रोड पर एक सामने बस स्टैंड मौजूद है। यहाँ नेपाल के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट बस चलती है। यहाँ से काठमांडू की दूरी करीब 730 किलोमीटर है और नेपाल की ये जगह ब्रह्मदेव के नाम से जानी जाती है। आप चाहे तो यहाँ के इस बाजार में भी थोड़ी देर घूम सकते हैं। नेपाल में एंट्री करने के बाद आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। आप अपने मोबाइल की वॉच पर गौर करिएगा, 15 मिनट फास्ट हो जाएगी आपकी रिस्ट वॉच के कंपैरिजन में। तो ये होती है पूर्णागिरि धाम यात्रा। इसके अलावा भी कुछ दूसरी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं, जिसमें से एक है चूका एंगलिक पॉइंट। टनकपुर से करीब 14 किलोमीटर अगर आप पूर्णागिरि मार्ग पर चलेंगे तो वहां से एक डाइवर्जन है जहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर चूका आता है और उसी पॉइंट से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णागिरि मंदिर है। या तो आप पूर्णागिरि यात्रा पर जाते वक्त या फिर उस यात्रा से वापस आते वक्त भी आप चूका एंगलिक पॉइंट देखने जा सकते हैं। ये जगह बहुत सुंदर है। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं चूका में, जहाँ पर ये नदी है। नदी के किनारे हम खड़े हैं। व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शाम के वक्त यहाँ आओ या मॉर्निंग में आओ तो आराम से 1-2 घंटा यहाँ बैठ सकते हैं और इस नदी में नहा लिया जाए ना तो मज़ा और दुगना हो जाएगा। आने का मैं रास्ता बताता हूँ। जब टनकपुर से आप पूर्णागिरि के लिए आएंगे तो पूर्णागिरि से 10 किलोमीटर करीब 9 से 10 किलोमीटर पहले एक रास्ता डाइवर्ट होगा। मतलब 2 रास्ते कटते हैं। एक पूर्णागिरि के लिए चला जाएगा और ऊपर वाला रास्ता, और नीचे वाला रास्ता ये चूका के लिए आता है। वहाँ से लेफ्ट वाला पूर्णागिरि और राइट वाला चूका के लिए आएगा। हाँ। हम चूका वाले रोड पर आए हैं। या ये कह सकते हैं ऊपर वाला पूर्णागिरि के लिए और नीचे वाला चूका के लिए। और रास्ता बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन व्यू है। रोड कंडीशन अच्छी। हाँ, रोड बहुत शानदार है, बड़ा प्यारा बना हुआ है और व्यू भी बहुत अच्छे हैं। लंबे लंबे पेड़ और उसके बीच से जंगल का रास्ता, और वहाँ से फिर यहाँ पहुँचेंगे। 16 किलोमीटर की दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। महज 15 से 20 मिनट में बड़े आराम से आप आ जाएंगे। और ये अच्छी ऑफ बीट प्लेस है जो अमूमन छूट जाती है। लोग जाना चाहते हैं रिवर के नज़दीक तो बिल्कुल आप पहाड़ी रिवर को यहाँ पर अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ यहाँ पर एक छोटा पिकनिक भी बना सकते हैं, नहा सकते हैं, इसमें एंजॉय कर सकते हैं। हाँ ना, तो सुबह के वक्त या तो सुबह आ जाओ या शाम के वक्त आओगे तो मज़ा दुगना हो जाएगा। यहाँ आओ, बैठो और इस नदी में नहा भी लो ना तो फिर तो क्या ही कहने। सोच तो हम भी रहे थे कि अभी नहा लें इसमें, लेकिन एक्चुअली क्या है, टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 का कोई टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस टाइम मैं मानता हूँ यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री के अप्रोक्स होगा। और आप समझ रहे हो, हम नहा तो लेंगे, बॉडी ठंडी, लेकिन एकदम 2 मिनट के अंदर गर्म भी हो जानी है ऊपर से। तो गर्मियों में अगर आप आते हो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो इवनिंग में आओ, सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी सर्दियों में आते हो तो कभी भी आ जाइए, अच्छी जगह है। आसपास में आप देख रहे हो पहाड़ हैं और पहाड़ी पत्थर हैं और उन्हीं पत्थरों के बीच से ये नदी निकल के आ रही है। नदी में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है ना, आराम से आप पैदल नदी को क्रॉस करके दूसरी छोर पर भी जा सकते हैं। नदी किनारे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। नदी का पानी देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी जन्नत में पहुंच चुके हैं। यहाँ आने का आइडियल टाइम है कि आप शाम के वक्त आइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो नेपाल है और नदी के इस ओर भारत है, तो कुछ खूबसूरत व्यूज आप यहाँ पर शाम के वक्त देख पाएंगे। बहुत अच्छी जगह है। दूसरी जगह आप बूम मंदिर देखने जाइए, जिसे श्री आदि शक्ति पीठ बोला जाता है। टनकपुर से 8.5 किलोमीटर पूर्णागिरि मार्ग पर ही ये मंदिर मौजूद है। बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। पूर्णागिरि यात्रा पर हम जिन पहाड़ों पर मौजूद होते हैं वो डूंडा रेंज है, बूम रेंज है। सुंदर नज़ारे आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप पूर्णागिरि धाम यात्रा पर हैं
तो आप यहाँ आने के बाद रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, टनकपुर में रिवर राफ्टिंग भी कराई जाती है। तो ये होती है पूर्णागिरि यात्रा, जिसमें आप मंदिरों में भी दर्शन करेंगे, एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और भी बहुत सी अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। साथ ही आप भारत से नेपाल यात्रा, पूर्णागिरि धाम यात्रा के दौरान खान पान की बात करें तो बहुत आसानी से शाकाहारी खाना आपको जगह जगह मिल जाएगा। टनकपुर में बहुत से होटल रेस्टोरेंट मौजूद है। जब आप भैरव मंदिर घाटी पहुंचेंगे तो वहां भी आपको जगह जगह रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। पूर्णागिरि यात्रा पर पैदल मार्ग पर भी आपको बहुत से फूड पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो खाने पीने से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप नेपाल पहुंचेंगे तो आप नेपाल का भी कुछ ट्रेडिशनल फूड ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो लगभग सभी सिम यहाँ पर प्रॉपर काम कर जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जियो के साथ दिक्कत होती है। एयरटेल प्रॉपर काम करता है, वीआई को भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन एयरटेल प्रॉपर काम करता है, बीएसएनएल प्रॉपर काम करता है। यात्रा के दौरान जियो नेटवर्क में थोड़ा सा इशू मैंने देखा था, जो परमानेंट नहीं है, थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहता है, कभी सिग्नल आते हैं, कभी चले जाते हैं। जब नेपाल पहुंचेंगे तो कोई भी सिम हो आपके पास, सब बंद हो जाएंगे। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप नेपाल कितनी देर रुकते हैं। इस पूरे टूर की बजट की बात करें तो बहुत लो बजट ये टूर रहता है। दिल्ली से अगर आप इस टूर को करते हैं तो ट्रेन में 150 रुपए के टिकट से लेकर 650-700 रुपए तक के टिकट होते हैं। जैसा भी टिकट आपको अच्छा लगे आप उससे आ जाइए। आने जाने का आप जोड़ ही सकते हैं। रुकना चाहते हैं तो हार्डली एक दिन आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं टनकपुर तो पूरे एक दिन में आप पूर्णागिरि यात्रा, भैरव मंदिर दर्शन, आसपास की लोकल साइट्स पे दर्शन और नेपाल यात्रा भी शाम तक करके चाहे तो रात में वापस भी जा सकते हैं, नहीं तो एक दिन रुक जाइए और सुबह निकल जाइए। एक दिन के स्टे में आपका ये पूरा टूर हो जाएगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत लो बजट ये टूर रहने वाला है। खर्चा भी कम होगा, समय भी कम लगेगा, आप पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में रहेंगे, स्पिरिचुअल टूर भी हो जाएगा और सच बताऊं तो एक इंटरनेशनल टूर भी हो जाएगा, क्योंकि आप भारत से नेपाल पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जिन्हें घूमने का शौक है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स। शायद इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय मां पूर्णागिरि जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इंफॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।